ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह 2 दिन के लिए अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और इस समय भी वो अरुणाचल प्रदेश के उस गांव में मौजूद हैं जिसका नाम है किबिथु, और ये गांव LAC से यानी चीन की सीमा से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप गंभीरता का अंदाजा लगाइए और हिम्मत का भी अंदाजा लगाइए कि भारत के गृह मंत्री इस समय एक अरुणाचल प्रदेश के ऐसे सीमावर्ती गांव में आज की रात बिता रहे हैं जो चीन की सीमा से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है, और वहां जाकर वो जय हिंद की बात कर रहे हैं। और जाहिर है चीन को यह बात बहुत चुभेगी। बड़ी बात यह है कि चीन इस पूरे इलाके को अपना बताता आ रहा है और पिछले दिनों उसने अरुणाचल प्रदेश में जिन 11 स्थानों के नाम बदल दिए थे उनमें एक इलाका इसी गांव से, जहां इस समय अमित शाह मौजूद हैं, इस गांव से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ये एक तरह से चीन को भारत का एक करारा जवाब है कि अगर वो अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता को चुनौती देगा तो भारत उसी इलाके में जाकर चीन की नाक के नीचे उसे कड़ा जवाब देगा। इस समय भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तब भी भारत के गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के इसी गांव में मौजूद हैं और आज रात वो इसी गांव में रुकने वाले हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। इससे पहले की जो सरकारें थीं वो इस तरह की बातों को दबाना चाहती थी। वो जब चीन इस तरह आपत्ति करता था तो उस मामले को बहुत आगे तक एस्केलेट नहीं करते थे, लेकिन अब जो हो रहा है ये अभूतपूर्व है। असल में ये गांव अरुणाचल प्रदेश के जिस जिले में आता है उस जिले को कहते हैं अंजाव या अंजा। इस जिले की सीमा तिब्बत से लगी हुई है और वर्ष 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध लड़ा गया था तब चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर 2 जगहों से हमला किया था। अब आपको यह बताते हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना यह दावा करता क्यों है। अरुणाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 83,743 वर्ग किलोमीटर। यह बहुत बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के मामले में यह दिल्ली जैसे 56 शहरों के बराबर है। आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा है कि दिल्ली जैसे 56 शहर इसमें निकल आएंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, और ये 3 देश हैं भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान से 160, चीन से 1080 किलोमीटर और म्यांमार से 440 किलोमीटर का बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। इसलिए ये जो राज्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है भारत के लिए। अब चीन ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है और उसने इसे एक अलग नाम भी दिया हुआ है। उसने अरुणाचल प्रदेश का अपनी भाषा में नाम रखा है जांगनान, यानी चीन अरुणाचल प्रदेश के नाम को भी स्वीकार नहीं करता, वो इसे जांगनान के नाम से जानता है। और वो ये भी कहता है कि प्राचीन समय में अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा था और क्योंकि तिब्बत का जो क्षेत्र है अब चीन का है, पूरा के पूरा तिब्बत अब चीन के पास है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश पर भी वो अपना दावा करता है, क्योंकि वो कहता है कि जब हमने पूरा तिब्बत ही ले लिया तो अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है, इसलिए यह भी हमारा हो गया। हालांकि चीन के इस दावे में सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि अरुणाचल प्रदेश आज से नहीं बल्कि महाभारत काल से भारत का अभिन्न अंग रहा है। पुराणों में अरुणाचल प्रदेश को प्रभु पर्वत के रूप में परिभाषित किया गया है और अरुणाचल प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह रचाया था और इसी राज्य में ऋषि परशुराम ने अपने पाप धोए थे और ऋषि व्यास ने ध्यान लगाया था। यानी अरुणाचल प्रदेश भारत की संस्कृति और भारत की हजारों वर्ष पुरानी विरासत का हिस्सा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं और इसीलिए इसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। यह नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है और ये 2 शब्द हैं अरुण और अचल, जिनका मतलब है उगते सूर्य की भूमि। चीन अरुणाचल प्रदेश को इसलिए तिब्बत का हिस्सा बताता है क्योंकि वर्ष 1914 से पहले तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं थी और इन इलाकों पर ना तो मुगलों का कभी कोई नियंत्रण रहा और ना ही अंग्रेजों का यहां पर कोई नियंत्रण रहा, और भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को लेकर यहां पर निश्चित नहीं थे। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा के निर्धारण का काम शुरू हुआ और वर्ष 1914 में शिमला में
तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण हुआ और इसे तब मैकमोहन लाइन कहा गया। यह समझौता अंग्रेजों ने किया था जब अंग्रेजों का शासन भारत पर था। और इस नई सूची में यह बताया गया है कि अब से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी होगी। तो बड़ी बात यह है कि नई राष्ट्रीय पार्टियों की सूचियां अब आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी अब एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, नेशनल पार्टी। दूसरी जो दूसरे फैसले हैं, चुनाव आयोग ने 3 राष्ट्रीय पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। इनमें पहली पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, जिसके नेता हैं शरद पवार। दूसरी पार्टी है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी। और तीसरी पार्टी है सीपीआई, जो सीपीएम के बाद भारत की प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है। यह अभी तक राष्ट्रीय पार्टियां हुआ करती थीं, अब इनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 2 पार्टियों से क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा भी छीन लिया है। इनमें पहली पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, जिसे बीआरएस कहते हैं, और यह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी है, जिससे अब क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी छीन लिया गया है। दूसरी पार्टी है राष्ट्रीय लोक दल, जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है और इसके नेता हैं जयंत चौधरी, जो दिवंगत नेता अजीत सिंह के बेटे हैं। अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आज उनके बेटे द्वारा बनाई गई पार्टी ने अपना क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी खो दिया है। लोकसभा में कोई बड़ा मुद्दा उठता है या कोई भी राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कोई बात होती है तो हम सबसे पहले शरद पवार की भूमिका को बहुत अहम मानते हैं। शरद पवार को पूरा देश एक नेशनल लीडर की तरह ही देखता है, एक राष्ट्रीय नेता की तरह ही देखता है। लेकिन अब शरद पवार एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता और ममता बनर्जी भी एक क्षेत्रीय पार्टी की नेता बनकर रह गई हैं। ममता बनर्जी को भी हम ऐसे ही देखते हैं कि वो राष्ट्रीय राजनीति की नेता है और कई बार इस तरह की चर्चा भी चलती है कि हो सकता है कि एक दिन ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाएं। जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की लिस्ट बनती है तो उसमें शरद पवार का नाम भी होता है और ममता बनर्जी का नाम भी होता है और पूरा देश उन्हें नेशनल लीडर ही मानता है। लेकिन चुनाव आयोग की परिभाषा के मुताबिक अब ये राष्ट्रीय नेता नहीं रहे, अब ये क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब एक राष्ट्रीय नेता बन गए हैं। यानी आज की राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सीपीएम है और बीएसपी है। ये हैं नेशनल पार्टीज आज की, जो राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्वालिफाई करती हैं और बाकी की जितनी भी पार्टियां हैं वो सब क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई हैं। तो ममता बनर्जी का तो डिमोशन हुआ है, शरद पवार का डिमोशन हो गया है और सीपीआई का भी डिमोशन हो गया है। वो राष्ट्रीय पार्टी से अब क्षेत्रीय पार्टी बन गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का प्रमोशन हो गया है। अरविंद केजरीवाल का यही सपना था पहले दिन से ही कि एक दिन उन्हें राष्ट्रीय नेता बनना है और वो अपने मन में भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर चल रहे हैं। अब वो कब होगा या नहीं होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये सपना देखना शुरू कर दिया है। हाल ही में उनके बयानों से, उनकी राजनीति जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से वो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी अब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे भारत के हर राज्य में वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि उनके मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना जरूर कहीं ना कहीं पनप रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पिछले दिनों कहा था कि वो राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष को एकजुट करेंगे, लेकिन आज उनकी अपनी ही पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी खो दिया है। हालांकि यहां बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि जिस पार्टी की एक ही राज्य में सरकार है वो स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे खो सकती है। तो यह तब होता है जब वो पार्टी दूसरे राज्यों में अपना अस्तित्व खो देती है। जैसे बीआरएस तेलंगाना की पार्टी है लेकिन आंध्र प्रदेश में उसका कोई आधार नहीं है, इसलिए उसने अपना वहां से क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है। जबकि राष्ट्रीय लोक दल का स्टेट पार्टी का दर्जा उत्तर प्रदेश में अब समाप्त हो गया है। पूरी की पूरी जो राजनीति है वो इस तरह सिमट जाती है। तो मैं अगर आपको पूरा दिखाऊं भारत का पाई चार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए भारत में धर्म सबसे ज्यादा हिंदू धर्म है और उसके बाद मुस्लिम धर्म जो आपको हरे रंग से दिख रहा है,
और फिर ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और अन्य धर्म, वो छोटे छोटे धर्म हैं। लेकिन अगर इस पूरे पाई चार्ट को आप देखेंगे तो यूनाइटेड कलर्स ऑफ इंडिया अगर आप कहें, भारत का जो असली रंग है, वो सब इन रंगों से मिलकर भारत देश बनता है। लेकिन भारत की राजनीति में हम जो भूल करते हैं वो ये कि हमने पूरी राजनीति को हिंदू और मुस्लिम धर्म के आसपास समेटकर रख दिया है। हमारे देश के नेता या तो हिंदुओं के त्योहारों पर आपको दिखाई देंगे, हिंदुओं के मुद्दे पर आपको बात करते हुए दिखाई देंगे, मंदिरों में दिखाई देंगे, और या फिर मस्जिदों की बात करते दिखाई देंगे, इफ्तार पर दिखाई देंगे, ईद मनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मुसलमानों के साथ दिखना ही असली धर्मनिरपेक्षता मानी जाती है, बाकियों के साथ नहीं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदू 79.8% है, समझ लीजिए 80%। मुस्लिम आबादी 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% यानी 1% से भी कम, जैन 0.5% से भी कम, और पारसी और तमाम अन्य दल जो अन्य धर्म हैं वो है 0.7%। ये भारत की जो पूरी जनसंख्या है उसका ब्रेकअप आपके सामने है, लेकिन ये 2011 का है। अब हो सकता है इसमें छोटा मोटा ऊपर नीचे हो गया हो, जैसे हमें लगता है कि अभी मुस्लिम आबादी सिर्फ 14.2% नहीं होगी, अब तक बढ़ चुकी होगी। लेकिन अब आप देखिए, अगर आप भारत की राजनीति की बात करेंगे, हमारे तमाम नेताओं की अगर बात करेंगे, तो ये सब के सब इस पाई चार्ट में दो रंगों तक सीमित हैं। एक है हिंदुओं का रंग और दूसरा है मुसलमानों का रंग। देखिए, सारी राजनीति यही होती है, और उसका बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के नेता और तमाम पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक वोट बैंक मानती हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जिस देश में 15% आबादी एक खास धर्म की हो तो फिर वो धर्म एक वोट बैंक बन जाता है, और उस वोट बैंक में जितने भी लोग हैं उन्हें खुश करना बहुत आवश्यक हो जाता है, चाहे उन्हें खुश करने में कुछ इंसाफ के